हर क्रांति के सामने कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करना ही क्रांति का मकसद होता है। लेकिन कई बार क्रांति में शामिल व्यक्तियों की निजी महत्वाकांक्षाएं, समूहों के आपसी हितों की टकराहट और विचारधाराओं का अंतर्द्वंद्व मार्ग की बड़ी बाधा बनते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार फ्रांस की जनता ने 14 जुलाई सन 1789 की सुबह निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ क्रांति का आगाज कर दिया, जिसका नेतृत्व तीसरे एस्टेट के उच्च मध्यम वर्ग के हाथों में था। क्रांतिकारी नेताओं ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और सम्राट के अधिकारों को सीमित करने वाले संविधान का निर्माण किया। न चाहते हुए भी मजबूर होकर सम्राट लुई 16वां को नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी और संविधान पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इसी के साथ सत्ता की शक्तियों का बंटवारा हुआ एवं स्वतंत्रता समता पर आधारित पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को लागू किया गया। लेकिन इससे क्रांति का दौर समाप्त नहीं हुआ और न ही शांति स्थापित हुई। आने वाले कई वर्षों तक फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। इस एपिसोड में आइए देखते हैं फ्रांस में राजतंत्र के संपूर्ण उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना तथा सत्ता की उठापटक की कहानी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। ज्ञान समग्र चैनल पर आपका स्वागत है। विश्व इतिहास सीरीज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा भाग। तो आइए शुरू करते हैं। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसीलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। लेकिन देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1991 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। उनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाली ब्रीचेस या घुटन्ना पहनने वाले
कुलीन वर्ग से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसीलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, सभी को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी सन 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही महारानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। 10 अगस्त सन 1992 के हिंसक विद्रोह के बाद सत्ता जैकोबिनों के हाथ में आ गई थी, जो अपेक्षाकृत समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। शासन व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका के हाथों में था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रोबेस्पियर। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीतियां अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली एक मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मांस्यूर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोएन यानी नागरिक और सितोइन यानी नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहि त्राहि करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद पुनः मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से फिर वंचित कर दिया गया। इस संविधान में
2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब विधान परिषदें उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया और इसी बीच सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में यूरोप में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार सन 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। एक साधारण सैनिक से फ्रांस का तानाशाह बनने तथा यूरोप के तमाम युद्धों का महानायक बनने से लेकर पुनः एक पराजित योद्धा होने तक नेपोलियन बोनापार्ट की एक लंबी कहानी है, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और उनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 ठोस उदाहरण हैं। तो आज की एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस फ्रांसीसी क्रांति से वहाँ की महिलाओं, वहाँ के दासों पर क्या प्रभाव पड़ा और साथ ही समाज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका क्या असर हुआ। तब तक ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।